गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीवीटी के लेक्चर्स के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस के अंदर। और स्टडी अड्डा के इस ज्ञानवर्धन प्लेटफॉर्म पर, नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने अब तक मॉडर्न इंडिया के काफ़ी पहलुओं को जाना। मॉडर्न इंडिया में हम लोग अब स्टडी करेंगे 1900 एडी के बाद में क्या नेशनल मूवमेंट चला, कैसे चला, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो 1919 में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जिसको अपन कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। देखो, इससे पहले 1909 में एक रिफॉर्म आया था जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते थे। अब इस रिफॉर्म को बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। ठीक है, बेसिकली एक्ट्स क्यों आ रहे थे और आगे तक भी एक्ट्स आते रहेंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इंडियंस की जो डिमांड थी कि भाई हमको भी स्वराज दो, हमको भी शासन करने का मौका दो, हमको भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में एंट्री दो, उस डिमांड्स को धीरे धीरे करते हुए पूर्ति करती हुई जा रही हैं। तो इन सारी जितने भी एक्ट्स आए हैं उनमें एक कदम आगे बढ़ते फाइनली भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, तो 1919 में क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब चेम्सफोर्ड कौन है उसमें इस समय? चेम्सफोर्ड यहाँ पे भारत का वाइसरॉय है, इसलिए इसका नाम चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आ जाता है। मेन बिंदु आपको याद रखने हैं। एक तो उसने क्या करा, बाय कैमरल लेजिस्लेचर स्टार्ट कर दिया। बाय कैमरल लेजिस्लेचर कहाँ पर कर दिया? बाय कैमरल लेजिस्लेचर सेंटर में, प्रोविंसेस में नहीं, स्टेट्स में नहीं, सेंटर में। यानी कि अब जो आपकी जो संसद होगी वो दो भागों में होगी, जैसे आज भी है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो उसकी शुरुआत कहां से पड़ी? इस रिफॉर्म से पड़ी। तो सेंटर के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, बाय कैमरल लेजिस्लेचर स्टार्ट कर दिया। एक लोअर हाउस होगा और एक अपर हाउस होगा, और यहां दोनों से बिल को पास होना पड़ेगा। इन्होंने और क्या प्रावधान करा कि जैसे कि आज आपको सिलेक्शन करवाना है सरकारी नौकरी के अंदर, तो पब्लिक सर्विस कमीशन से एग्जाम पास करना पड़ता है आपको। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का एक प्रोविजन 1919 के इस जो एक्ट था इसके अंदर बताया गया कि भाई अपने को एक पब्लिक सर्विस कमीशन भी क्या करना है, एस्टेब्लिश करवाना है। और इसी के तहत पहला पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है 1926 में बन जाता है, फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन ये प्रावधान 1919 में ही कर दिया गया था कानून के अंदर। ठीक है, अब और क्या कर दिया इन्होंने, डायरार्की इन द प्रोविंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, क्या कर दिया इन्होंने कि भाई कानून बनाने की ताकत किसके पास? विधायिका के पास, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के पास। लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या हर मुद्दे के ऊपर कानून बनाएगी? नहीं। उन्होंने कहा कि दो काम करेंगे अपन, दो काम करेंगे। जो सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि जो विषय जिस पर कानून बनना है, वो दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे वहां पे प्रांतों के जो मंत्री हैं, जो कि चुन करके आए हैं, वो कानून बना पाएंगे। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं उन पे डिसीजन जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी हैं, यानी कि वहां का जो वाइसराय है, मतलब जो वहां का जो अधिकारी है, गवर्नर है प्रोविंसेस का, वो ले पाएगा डिसीजंस। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से द्वैत शासन हो गया, डायरार्ची इन द प्रोविंसेस। प्रांतों के अंदर ऐसा है, डायरार्ची प्रोविंसेस में है, डायरार्ची सेंटर में नहीं है। सेंटर में क्या कर दिया, बाय कैमरल लेजिस्लेचर को दो भागों में तोड़ दिया गया। ठीक है, और क्या किया उन्होंने, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स के प्रावधान को लेकर के आए थे। ठीक है, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के प्रावधान कांग्रेस लगातार कह रही थी कि भैया हटा लो, लेकिन इन्होंने हटाया नहीं, इन्होंने एज इट इज रखा सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रावधान को। तो यहाँ पे मेंटेन करा, क्या करा, सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रावधान जो है वो एज इट इज रखे इन्होंने। एज इट इज कर दिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मेन प्रावधान थे इनके 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के।
जिसको अपन इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 भी कहते हैं। साधारण सी बात है कि ये जो भी रिफॉर्म्स करे गए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और जितने स्वतंत्रता सेनानी थे वो इनसे सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इनकी आलोचना फिर से करते हैं वो। ठीक है, तो अब ये कहानी पूरी हो गई 1919 की। 1919 तक की कहानी आपने देख ली। देखिए 1919 में एक तो जलियांवाला बाग कांड हो चुका है आपका। 1919 में आपका रॉल्ट एक्ट पास हुआ जो कि काला कानून है। 1919 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट लाए जो कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है, वो भी भारत के जो लोग थे उन्होंने लाइक नहीं करा। अब एक काम और हो जाता है इस दौरान पे, वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चली है 1914 से लेकर 1919 तक। क्या चली है? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इसमें क्या होता है कि टर्की, जहां पर ओटोमन एम्पायर होता है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, लड़ाई चल रही थी। तो लड़ाई में क्या होता है कि टर्की को हरा दिया जाता है। ओटोमन साम्राज्य जहां के जो लीडर होते हैं वो मुस्लिम्स के रिलीजियस हेड भी माने जाते हैं, वहां के जो सुल्तान होते थे उनको खलीफा बोला जाता था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वो खिलाफत को ख़त्म कर देते हैं और उनकी जो आर्मी है उसको डिसबैंड कर देते हैं और उनके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं करते। इस चीज़ से भारत में जो मुस्लिम्स थे वो भी आहत हो जाते हैं और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। बोलते हैं कि भाई वो हमारे रिलीजियस हेड है, तो आप उनके साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हो, युद्ध में हार जीत तो चलती रहती है। ठीक है, तो इसको लेकर के एक खिलाफत आंदोलन स्टार्ट करा गया भारत के अंदर, टर्की को लेकर के। ठीक है, टर्की को लेकर के भारत में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ जो कि 1920 में स्टार्ट होता है। 1919 में तो ये वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, 1920 में खिलाफत आंदोलन होता है। स्टार्ट करने वाले कौन थे? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इनको इजीली जानना चाहो तो अली ब्रदर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन ये लोग स्टार्ट करते हैं। कालांतर में आप देखोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सपोर्ट भी इनको मिलता है और गांधी जी का भी सपोर्ट मिलता है, और ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस जो बनती है उसमें गांधी जी इनके प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जब इतने सारे केस हो जाते हैं, इतने सारे कांड हो रहे हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि यार अब क्या है ना कि अब एक अपने को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नाम का एक हथियार जो है इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि रॉल्ट एक्ट लेकर के आए, वो हमारा शोषण कर रहा है। जलियांवाला बाग में हमारा एक तरीके से हमको मारा गया गलत तरीके से, वो भी शोषण हुआ। खिलाफत आंदोलन चल रहा है, टर्की के साथ इन्होंने सही सलूक नहीं करा, है ना। और जो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म लेकर के आया 1919 का, वो भी कोई ढंग का रिफॉर्म नहीं है। तो इन सब के विरोध में एक अपने को क्या करना है, एक मूवमेंट चलाना है, एक आंदोलन चलाना है। तो फिर फाइनली गांधी जी एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये 1920 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए 1920 स्पेशली लिख दिया क्योंकि अब जो भी आंदोलन आएंगे उनके साल आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछे जा सकते हैं कि भाई ये आंदोलन कब चला। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में एनसीएम बोलेंगे, 1920 में स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या कॉज थे? कॉज मैंने आपको सारे बता ही दिए। जलियांवाला इंसिडेंट्स, रॉल्ट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, ये सारे कॉज थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन होता है। ठीक है ना, कलकत्ता का अधिवेशन होता है और उसमें कांग्रेस ये मान लेती है कि स्वराज इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब आप बोलोगे साहब इससे पहले भी तो वो 1906 में हुआ था, तो उसमें बोला था स्वराज इज द गोल ऑफ द इंडियन पीपल। ठीक है, और यहां पे क्या बोल दिया? अल्टीमेट, हमें चाहिए ही स्वराज। ठीक है, तो और स्वराज का मतलब क्या था यहां पे? डोमिनेंट स्टेटस। कि भाई हम आपसे आजादी नहीं चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि हमको अपने ऊपर सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार दिया जाए। तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। लेकिन ये चला कब से कब तक? 1920 से 1922 तक। 1922 में आकर के एक कांड हो जाता है, एक केस हो जाता है, चौरी चौरा केस, जिससे गांधी जी आहत हो जाते हैं और देखते हैं कि भाई ये जो मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें वायलेंस बढ़ रहा है, और इसीलिए फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। ठीक है, अब अपन ये देखेंगे बेसिकली कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के फीचर्स क्या थे, क्या क्या काम करे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ठीक है, पहले एक बार नोट कर लो। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्या क्या काम करे गए? पहले तो कर दिया कि भाई हम ब्रिटिश आर्मी में सर्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ब्रिटिश आर्मी में जितने इंडियंस हैं बोले हम वापस जा रहे हैं, हम आर्मी में काम ही नहीं करेंगे। फिर क्या करा? बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स,
पहले भी जो स्वदेशी में करा था तो वो आप दोबारा करेंगे, आपके गुड्स को हम खरीदेंगे नहीं, अपने स्वदेशी गुड्स खरीदेंगे, फॉरेन गुड्स को हम खरीदेंगे नहीं। और क्या करा, जितने भी आपके बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट कॉलेज से निकाल लेंगे। अब आप पढ़ाओ किसको पढ़ाओगे, हम गवर्नमेंट स्कूलों से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। फिर गवर्नमेंट जॉब से हम रिजाइन दे देंगे, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि यार आपकी जो व्यवस्था है वो हमारी वजह से ही तो चल रही है, हम कॉपरेट ही नहीं करेंगे आपकी व्यवस्था में, क्योंकि हम सब जगह से आ जाएंगे, स्कूल से आ जाएंगे, जॉब छोड़ देंगे, आर्मी छोड़ देंगे, वकालत छोड़ देंगे, ठीक है ना। और क्या है, रिलिंक्विश द टाइटल्स, मैंने कहा ना टाइटल्स रिलिंक्विश कर देंगे। वो मैंने आपको बताया था कि गांधी जी ने केसरी हिंद लौटा दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड लौटा दिया था, तो ये सारे काम करेंगे। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर क्या करा था, जब वकालत छोड़ दी थी तो मोतीलाल नेहरू जी, अरुणा आसफ अली, CR दास, they gave up their practices. ये सब क्या थे, एडवोकेट्स थे उस टाइम पे। तो उन्होंने एडवोकेसी बंद कर दी कि भैया हम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, हम वकालत करेंगे ही नहीं, अब आप अपने कोर्ट चलाओ, ठीक है। तो इन सब ने क्या एडवोकेसी बंद कर दी थी इसके समर्थन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। अब बात करते हैं चौरी चौरा कांड की, जिसको लेकर के गांधी जी बड़े आहत हुए थे कि भाई मेरा तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो तो नॉन वायलेंट है, यानी कि अहिंसक है, और इन्होंने हिंसा कर दी अपने ही लोगों ने। तो वो आहत होकर के उन्होंने क्या, अपने जो ये आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसको बंद कर देते हैं वो, ठीक है। गांधी जी को ये भी पता था कि जब तक नॉन वायलेंट हैं तब तक तो चल सकता है, जहां वायलेंस स्टार्ट हुआ वहां पे ब्रिटिशर्स लाठीचार्ज भी करेंगे, गोली भी चढ़ाएंगे, जेल में भी डालेंगे, वो अपन नहीं सह पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या करा कि भाई वायलेंस का रास्ता मत अपनाओ, वायलेंस को तो क्रश करना बहुत आसान है अंग्रेजों के लिए, नॉन वायलेंस को क्रश करना इनके लिए आसान नहीं रहेगा, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड क्या है 1922 के अंदर होता है। क्या होता है कि गोरखपुर एक जिला है यूपी के अंदर, इसके पास में एक जगह है चौरी चौरा। तो 1922 के अंदर गांव के कुछ लोग जो कि परेशान थे पुलिस से इसलिए परेशान थे क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में वो लोग भाग ले रहे थे और पुलिस उनको परेशान करती थी। तो ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं और पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं तो करीबन 22 पुलिसकर्मी उसमें मर जाते हैं। अब आपने सरकार के ही पुलिसकर्मियों को मार दिया तो कितना बड़ा नॉन वायलेंस कर दिया, ठीक है, कितना बड़ा वायलेंस कर दिया, बहुत ज़्यादा वायलेंस कर दिया, बहुत ज़्यादा हिंसा आपने फैला दी। तो ये चौरी चौरा कांड इसलिए फेमस था 1922 का, ठीक है, ध्यान रखना। गोरखपुर जो जिला है उस पास चौरी चौरा है, वहां पर ये केस हुआ था, ठीक है। पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। लोकल विलेजर्स द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। अब भाई 1922 के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि जो कांग्रेस के लोग होते हैं वो बोलते हैं भाई अब आगे कार्य क्या करना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक तो हमारी एनर्जी काम आ रही थी, अब तो काम करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ लोग तो कांग्रेस के बोलते हैं कि भाई जैसा चल रहा है वैसे ही चलो, यानी कि अपने को एडवोकेसी नहीं करनी, अपने को लेजिस्लेचर्स को ज्वाइन नहीं करना, अपने को इलेक्शंस नहीं लड़ना, क्योंकि नॉन कॉपरेशन करना है अपने को, अभी भी अपने स्तर पर करना है, ठीक है। तो उनको कहते हैं नो चेंजर्स, ठीक है। कुछ लोग ऐसे थे कांग्रेस के अंदर, वो कहते थे कि नहीं, अगर अपन लेजिस्लेचर्स में नहीं गए, इलेक्शंस नहीं लड़े और अगर अपन ने इसमें संसद वगैरह में नहीं गए तो गलत कानून बन जाएंगे, वो हमारे ही खिलाफ काम में आएंगे। तो क्यों ना हम विधायिका के अंदर जाकर के अंग्रेज सरकार के जो मंसूबे हैं उनको वहाँ पे निस्तो नाबूद करें, ख़त्म करें, ठीक है। तो जो लोग ये चाहते थे कि हम इलेक्शंस लड़ें, दोबारा से लेजिस्लेचर के अंदर जाएं, उनको कहते थे स्वराजिस्ट्स। उनके क्या कहते थे? स्वराजिस्ट्स। इंग्लिश में बोलते हैं प्रो चेंजर्स। ऐसे कौन कौन थे? ऐसे थे CR दास,
एंड मोतीलाल नेहरू। ये चाहते थे कि हम दोबारा इलेक्शन लड़के दोबारा जो है प्रोविंशियल काउंसिल्स या सेंट्रल काउंसिल्स के अंदर जाएं। नो चेंजर्स थे कांग्रेस के अंदर, जो चाहते थे कि अब हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। गांधी जी ने जो कहा था कि भाई हमको सब जगह से बायकॉट करना है, तो वैसे ही स्टार्ट करके रखते हैं। तो नो चेंजर जो थे उनमें कौन थे? वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। कौन थे राजेंद्र प्रसाद? अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं बाद में जाके, ठीक है ना। तो नो चेंजर्स में कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। ये एक लोग क्या चाहते थे कि भाई काउंसिल को तो आप बायकॉट ही करो। गांधी जी कहते थे कि यार जो राजनीति है वो एक डायन की तरह है, तो आप राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, ठीक है ना। लेकिन अब अपना अपना मानना है, कुछ लोग कांग्रेस के इन्वॉल्व होना चाहते थे राजनीति में, ठीक है। अब ये लोग जो थे, जो प्रो चेंजर्स थे, ये अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं, क्योंकि कांग्रेस एज अ होल ज्वाइन नहीं करना चाहती थी इलेक्शन को। तो ये अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं जिसको कहते हैं स्वराजिस्ट पार्टी। क्या कहते हैं? स्वराजिस्ट पार्टी। 1922 में बनाते हैं। इसमें CR दास जो है, इसके CR दास और मोतीलाल नेहरू, ये लोग मिलकर के बनाते हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको स्वराजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सवाल आ सकता है स्वराजिस्ट किसको बोलते हैं? CR दास और ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू को बोलते हैं। आप बोलोगे साहब ये तो जवाहरलाल नेहरू। नहीं, मोतीलाल नेहरू जो है जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। जवाहरलाल नेहरू अभी तक पॉलिटिक्स में आए नहीं हैं, अभी उनके पिताजी ही चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इस पार्टी के अलावा एक और पार्टी बनती है, इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी। ये बनाते हैं मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय। तो इंडियन कांग्रेस पार्टी कौन बनाता है? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी कौन बनाता है? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये नोट करके रखो। इस दौरान क्या होता है? 1927 में भारत के अंदर 7 लोगों की कमिटी आती है, जिसको पॉपुलरली बोला करते थे साइमन कमीशन। एक्चुअली 1919 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें प्रावधान करा गया था कि 1919 के जो ये एक्ट है, इसके हिसाब से भारत को रन करेंगे, और 10 साल बाद ये जो प्रावधान करे गए हैं इनको रिव्यू करेंगे अपन कि भाई सही चल रहा है, इनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो 10 साल बाद करना था, लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं? 2 साल पहले ही कर लेते हैं, 1927 में ही भेज देते हैं कमीशन को। और उसमें क्या करते हैं? सातों के सातों जो मेंबर होते हैं वो अंग्रेज होते हैं, ऑल वाइट। इंडियन में से किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ना मुस्लिम लीग से इन्वॉल्व करते हैं, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस से इन्वॉल्व करते हैं, ना किसी और पार्टी से इन्वॉल्व करते हैं। इस बात को लेकर के काफ़ी विद्रोह और विरोध भारत के अंदर में होता है, ठीक है। और स्लोगन और नारे लगते हैं जब साइमन निकल के आते हैं, प्लेन से आते हैं। साइमन कमीशन जब आता है, भारत में लैंड करता है, तो काफ़ी नारे लगते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, ठीक है। तो ये प्रकरण अपन अब पढ़ते हैं। साइमन कमीशन जो है भारत के अंदर में आता है 1927 में। किस लिए आया था मैंने आपको बता दिया। और इसमें ऑल वाइट, जितने भी आदमी थे सारे वाइट थे। इसी बात को लेकर क्या था? विरोध था, ठीक है। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मद्रास सेशन में डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, इसका साइमन कमीशन का बायकॉट करेंगे। क्या करेंगे? बायकॉट करेंगे, हम लोग आएंगे नहीं, हम नारे लगाएंगे, ठीक है। मद्रास में उस समय प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस सेशन का? डॉक्टर अंसारी। ये सवाल आता है कि साइमन कमीशन को बायकॉट करने का डिसीजन इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में लिया गया था? तो मद्रास सेशन में लिया गया था। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर अंसारी थे, ठीक है। अब ध्यान देखो क्या होता है। जब साइमन कमीशन भारत में आता है तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड इरविन। एक फैक्ट ये, साइमन कमीशन जब भारत में आता है तो भारत का जो वायसराय होता है वो कौन होता है? लॉर्ड इरविन होता है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये तीनों एक साथ साइमन कमीशन का क्या करते हैं? बायकॉट करते हैं। क्यों बायकॉट करते हैं? अरे भाई किसी का ही मेंबर नहीं लिया है, तो पॉलिटिकल पार्टीज, और डिसीजन मेकिंग में किसी का ही मेंबर नहीं लिया गया, तो तीनों साइमन कमीशन का बायकॉट करते हैं। और नारे क्या लगाते हैं? साइमन गो बैक। लाला लाजपत राय जो है, ठीक है, वो भी इस आंदोलन में शामिल होते हैं
और साइमन गो बैक के नारे लगा रहे होते हैं, तो पुलिस की जो लाठी चार्ज होती है वो उनमें से एक लाठी उनके सर पे लग जाती है और लाला लाजपत राय की हो जाती है डेथ। तो लाला लाजपत राय डाइड। इस साइमन कमीशन का जब विद्रोह कर रहे थे तो उसी समय लाला लाजपत राय जो है उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, पहली चीज। अब क्या होता है, अंग्रेजों को पता चलता है कि भाई ये जो है साइमन कमीशन का, तो इन्होंने विरोध कर दिया। ठीक है, तो एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है ब्रोकन हेड। तो वो क्या करता है, वो एक चैलेंज देता है इंडियंस को कि भैया तुम इतना ज़्यादा साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, एक काम करो ना, तुम में अगर हिम्मत है तो तुम संविधान बना के बता दो। तुम्हें पता है कितना जटिल होता है संविधान बनाना, बना के बता दो सारे के सारे। उसको लगता था कि भारतीय संविधान बना ही नहीं सकते, संविधान हमको ही बना करके देना पड़ेगा। तो वो चैलेंज दे देता है। ठीक है, चैलेंज दे देता है तो चैलेंज एक्सेप्टेड, भारतीय लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक नेहरू कमेटी बनती है, मोतीलाल नेहरू कमेटी। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, यानी कि अपना एक संविधान बना करके 1928 में प्रस्तुत करती है अंग्रेजों के टेबल पे। लो, तुमने चैलेंज दिया था ना कि हम संविधान नहीं बना सकते, लो बना दिया हमने। तो नेहरू रिपोर्ट दी जाती है 1928 में। किसके लिए थी? फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सवाल भी आता है कि नेहरू रिपोर्ट कब दी गई, इसका ध्यान रखना 1928, साइमन कमीशन के बाद है। ये 1927 में है, ये 1928 में। क्या उसके प्रावधान थे, क्या क्या उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए? बोला, एक तो डोमिनेंट स्टेटस। हम आपसे कहीं पूर्ण आजादी नहीं मांग रहे हैं भाई साहब, हम तो डोमिनेंट स्टेटस मांग रहे हैं। अभी भी हम कह रहे हैं कि आप ही राज करो, हमको तो बस सेल्फ गवर्नेंस दे दो। ठीक है, तो डोमिनेंट स्टेटस। फिर क्या बात करी गई? फंडामेंटल राइट। पहली बार किसी ने फंडामेंटल राइट की बात करी, आज भी अपन पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स की बात करी। बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, जो कि पहले से 1919 से था। ठीक है, ये लो, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। ये जो 3 लिस्ट होती है ना आपकी, कि भाई इस सब्जेक्ट पर तो केंद्र कानून बनाएगा, इस पर राज्य कानून बनाएगा, और एक समवर्ती सूची होती है जिसपे दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो वो प्रावधान के लिए बोला कि भाई डिवीजन ऑफ पावर करो सेंटर और स्टेट में। ठीक है, और नो सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि भाई साहब जो आप कहते थे ना सेपरेट इलेक्टोरेट, वो हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी और भारत की जितनी भी जनता है उसकी यूनिटी को आक्षेप पहुंचाता है, इसीलिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होना चाहिए, ऐसा नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। ठीक है, तो ये एक बार आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब क्या होता है कि नेहरू जी ने, मोतीलाल नेहरू जी ने रिपोर्ट दी 1928 में। उसमें क्या कह दिया? नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम लीग के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना जी किसके थे? मुस्लिम लीग के लीडर थे। ये तो चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो ही डिनाइड। मुझे नहीं चाहिए नेहरू जी की रिपोर्ट। आप एक काम करो, मैं आपको अलग से एक 14 पॉइंट्स देता हूं फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको एक्सेप्ट कर लो। अंग्रेजों को जिन्ना जी ने ये बोला। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 14 पॉइंट्स किसने दिए थे? ये जिन्ना जी ने दिए थे। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने 1928 में दी थी, उसके बाद जिन्ना जी ने 14 पॉइंट्स दिए थे कि भाई आप ये एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, एक बार इसको भी नोट कर लो। अब क्या होता है, अंग्रेजों ने दोनों ही बात एक्सेप्ट नहीं करी, नेहरू रिपोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं करी, जिन्ना जी की बात भी एक्सेप्ट नहीं करी। तो कांग्रेस बोलती है, बोले यार ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग, हमने वैसे भी आपको 1 साल का टाइम पीरियड दिया था कि भैया आप 1928 की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन साल भर हो गया आपने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करा। तो लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन लाहौर में हो रहा है इस बार, और ये वर्ष है 1929 AD। क्या क्या कार्य होता है इसके अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। पहली चीज, इसकी प्रेसिडेंटशिप किसको दी जाती है? एक जवान आदमी को, जिसका नाम है जवाहर लाल
नेहरू। आज से पढ़ेंगे अपन JLN। पहले इनके पिताजी पढ़ रहे थे मोतीलाल नेहरू, अब हैं जवाहरलाल नेहरू। यहां से ज्वाइन करते हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं किसके, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, ये क्या डिमांड कर देते हैं, बोले अब से गोल क्या है हमारा, कांग्रेस का गोल क्या है, पूर्ण स्वराज। ये सवाल पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज का नारा कौन से अधिवेशन में दिया गया, 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया गया। उस समय प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। अब बोला कि बोले अब ये डोमिनेंट स्टेटस वगैरह खेल खत्म, अब कंप्लीट आजादी भैया, अब कंप्लीट आजादी, तुम मान ही नहीं रहे, अब कंप्लीट आजादी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज। और क्या करा इन्होंने लाहौर सेशन में, रावी एक नदी बहती है, ठीक है, रावी एक नदी बहती है, और रावी नदी के तट पर इन्होंने ट्राई कलर लहरा दिया, जो अपना तिरंगा होता है। हालांकि अभी का जो तिरंगा है उस जमाने समय के तिरंगे से अलग था। ठीक है तो उस समय जो तिरंगा कांग्रेस ने बनाया था उसको ट्राई कलर को लहरा देते हैं। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे पे ट्राई कलर लहरा दिया उन्होंने, तिरंगा लहरा दिया। ठीक है, और क्या डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया कि अब से 26 जनवरी 1930 को भारत का फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। अब आप बोलोगे सब इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को आता है, वो कहानी आगे की है। आज़ादी 15 अगस्त को ही मिली थी, लेकिन कांग्रेस ने उस समय 26 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया था। और यही कारण है कि जब संविधान लागू करा गया तो फिर ये करा गया, बोले संविधान 26 जनवरी को कर देते हैं यार, एक काम करते हैं, तो इसलिए गणतंत्र दिवस बना दिया इसको बाद में। ठीक है, लेकिन उस समय तो ये बोल दिया गया था कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो है 26 जनवरी से मनाएंगे, 26 जनवरी 1930 से मनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये सारी गतिविधियां लाहौर सेशन में कर दी उन्होंने। ठीक है, तो एक बार नोट करो, ये लाहौर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, अंग्रेज बोलते हैं ठीक है तुमने पूर्ण स्वराज कर लिया, जो करना है कर लिया तुमने, अब एक काम करते हैं, हमने ब्रिटेन में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन करा है, आप लोग सादर आमंत्रित हैं। कांग्रेस को भी निमंत्रण जाता है, बोले आप लोग सादर आमंत्रित हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, सारे प्रिंसली स्टेट्स सब आमंत्रित हैं। आ जाओ साहब कि एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं कि आप चाहते क्या हो, आखिरकार कितने आंदोलन करोगे, क्या चाहते हो, मिल बैठ करके बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करा गया। कहां करा गया, लंदन में करा गया। ध्यान रखना इस समय वायसराय कौन चल रहा है भारत के अंदर, इरविन ही चल रहा है। ठीक है ना, तो ये कोरिलेट करते हुए पढ़ना है अपने को। तो 1930 के अंदर करा गया। इसमें क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट। कांग्रेस से कोई गया ही नहीं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। ठीक है, तो कोई डिसीजन हो ही नहीं पाया, क्योंकि देखो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। बाकी जितने भी लोग हुआ करते ना, जितनी पार्टीज हुआ करती थी, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाती थी, क्योंकि वो अंग्रेजों से अपना अपना हित साधना चाहती थी। जैसे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाले हैं तो अंबेडकर जी चले जाते थे, प्रिंसली स्टेट्स हैं तो राजा महाराजाओं को कोई लीडर चला जाता था, हिंदू महासभा वाले लोग वो भी चले जाते थे, मुस्लिम लीग वाले लोग वो भी चले जाते थे, कांग्रेस नहीं जाती थी। क्योंकि कांग्रेस का मानना था, कांग्रेस की उस समय सोच बड़ी थी कि छोटे छोटे हितों में नहीं बड़े हितों में आओ, पूरे भारत को आजाद कराना है यार, ये छोटे छोटे हितों से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लोग नहीं जाते। ठीक है, अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये लोग नहीं जा रहे। ठीक है, तो ये सवाल आएगा, ध्यान रखना कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया था, कौन नहीं गया था। कोई नहीं गया था। ठीक है, मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, यानी कि अब क्या होता है, इस बीच 1930 के अंदर कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि भारत में
अपन लोगों को एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना चाहिए। और उसकी लीडरशिप किसको दी गई? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन किस चीज़ से स्टार्ट करा जाए। तो उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने एक साल्ट लॉ बना रखा है कि भाई आप नमक का उत्पादन आसपास के समुद्र से अगर आपके है तो आप नहीं कर सकते। गांधी जी ने बोला नमक तो बेसिक नीड है ह्यूमैनिटी के लिए, हम लोगों के खाने पीने की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है, तो आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हो? तो गांधी जी ने बोला मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत कैसे करूंगा, ये नमक का जो कानून है इसको तोड़ करके बताऊंगा। आपको अरेस्ट करना है आप कर लो मेरे को अरेस्ट, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट करा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। और क्या स्टार्ट करा? डांडी मार्च। डांडी मार्च, डांडी क्या है? गुजरात के तट पर स्थित एक जगह है जहां पे जाके क्या करने वाले थे गांधी जी? गांधी जी क्या करने वाले थे? नमक कानून को तोड़ने वाले थे। ठीक है, अच्छा कहां से स्टार्ट करते हैं? ये अपने आश्रम से, साबरमती से स्टार्ट करते हैं। साबरमती आश्रम है और साबरमती से जाते हैं डांडी तक और कानून तोड़ते हैं नमक वाला। इनके साथ उस समय 78 डेलीगेट्स जाते हैं, 78 इनके अनुयायी जाते हैं, ठीक है। और जिनमें जो फेमस थे वो थे एक पठान थे, खान अब्दुल खान गफर। ये जो खान अब्दुल खान गफर हैं, इन पे कई सवाल आ रखे हैं, ध्यान रखना। खान अब्दुल खान गफर जो है, जो गांधी जी के अनुयायी हैं, इनको एक उपाधि दी जाती है फ्रंटियर गांधी। एक उपाधि तो क्या दी जाती है? फ्रंटियर गांधी। यह सवाल पूछा था। दूसरा, खान अब्दुल खान गफर ने ही अपनी एक संस्था बनाई थी जो कि गांधी जी के नियमों का पालन करते थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी साथ थे, सोशल सर्विस भी करते थे। उनको कहते हैं रेड शर्ट्स। लाल कुर्ती धारक, लाल कुर्ती या रेड शर्ट्स। ये सवाल आ सकता है कि भाई ये रेड शर्ट्स किसने शुरुआत करी थी? खान अब्दुल खान गफर ने। खान अब्दुल खान गफर को क्या बोला करते थे? फ्रंटियर गांधी बोला करते थे, ठीक है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। डांडी मार्च आ गया, साबरमती से शुरुआत करी थी नमक कानून को तोड़ने के लिए। जैसे ही नमक कानून को तोड़ते हैं वैसे ही क्या हो जाते हैं? अरेस्ट हो जाते हैं, तुरंत अरेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। अब क्या होता है? अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि इरविन जो होता है, जो कि वॉइसराय है, वो गांधी जी को बुलाता है। बोले गांधी जी लड़ाई बहुत हो गई, कभी आप कानून तोड़ रहे हो, कभी कोई आंदोलन हो जा रहा है, कभी मैं आपको पकड़ ले रहा हूं, क्या चल रहा है यार ये। तो आओ एक काम करते हैं, अपन मिल बैठ करके बात करते हैं। तो दिल्ली में बुलाते हैं। कहां पे बुलाते हैं? दिल्ली में। इरविन कहा था दिल्ली में ही तो था, तो इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। दिल्ली में ही तो था, तो दिल्ली में बुलाता है गांधी जी। गांधी जी जाते हैं और गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। इरविन बोलता है भाई ऐसा है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ना आपका, वो बंद कर दो। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा था, ऐसा ही नहीं दांडी में ही जाकर के हुआ। कहीं मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट लॉ टूट रहा था, कहीं पर कुछ और हो जा रहा था। जैसे बंगाल में जेएम सेनगुप्ता हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, वो एक्टिविटीज कर रहे थे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी जो है वो मद्रास में कानून तोड़ रहे थे। फिर के कोपन करके हैं, वो मालाबार में कानून तोड़ रहे थे। तो ऐसे करके पूरे लोग जो है कानून को तोड़ रहे थे। तो गांधी जी को बुलाया गया, बोले भाई साहब आप इधर आओ, मिल बैठ करके बात करते हैं। बात करते हैं तो पैक्ट करते हैं कि बोले पहले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आप बंद करो। गांधी जी बोलते हैं ठीक है कर दूंगा। फिर बोलते हैं दूसरा ये है, गांधी जी बोलते हैं मेरी शर्त ये है कि जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दो। इरविन बोलता है ठीक है मैं सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ दूंगा एक्सेप्ट मैं भगत सिंह को नहीं छोड़ूंगा, और भगत सिंह के जो दो साथी थे राजगुरु सुखदेव, उनको नहीं छोड़ूंगा मैं। गांधी जी इस पे हाँ कर देते हैं। अगर उस दिन गांधी जी अड़ जाते और भगत सिंह, सुखदेव और इनको भी छोड़ देते तो शायद उनको फांसी नहीं होती। लेकिन
बाकी सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स छूट जाते हैं, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु जो है उनको नहीं छोड़ते, उनको बाद में फांसी हो जाती है, जैसा कि अपन ने मूवीज के अंदर देखा भी है। गांधी इरविन पैक्ट में यही था, ठीक है, कि भाई आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दोगे और हम आपके सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देंगे और अब मिल बैठ करके बातचीत करेंगे। और एक चीज कही गई थी कि बोले अब गांधी जी, अब आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा लंदन। ऐसा नहीं कि पहली फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरह आप इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले बाइकआउट कर दो, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। गांधी जी एक्सेप्ट कर लेते, बोले मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ये गांधी इरविन पैक्ट है, दिल्ली पैक्ट है, कब हुआ था 1931 में, ये ध्यान रखना है तो आपको, ठीक है। दूसरी चीज क्या हुई, अब कांग्रेस के पास ये बात आई कि साहब गांधी जी के साथ ये पैक्ट हुआ है, तो कांग्रेस बोलता है ठीक है अब हमारी मीटिंग हम आपस में करते हैं और ये जो गांधी इरविन पैक्ट है इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं, यानी कि हम अपना अनुमोदन भी दे देते हैं गांधी इरविन पैक्ट को। तो कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के गांधी इरविन पैक्ट को अनुमोदित कर दिया गया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कराची सेशन में। ये कराची सेशन में कुछ और बात भी हुई, यहां पे जो प्रेसिडेंट थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इस सेशन के अंदर दो बातें और हुई कि भाई आज के बाद कांग्रेस फंडामेंटल राइट्स की बात भी करेगी और आज के बाद कांग्रेस जो है वो नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात भी करेगी, ठीक है ना। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कराची सेशन। गांधी इरविन पैक्ट क्या है एक बार आप नोट कर लो, ठीक है। ठीक है, आगे चलिए। अब आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए गांधी जी को इरविन ने पहले ही मना लिया था, ठीक है। तो गांधी जी जाते हैं साहब, कौन अटेंड करता है कांग्रेस की तरफ से, गांधी जी अटेंडेड, गांधी जी जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन अटेंड करने जाता है, गांधी जी जाते हैं। लेकिन फिर वही बात, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात को लेके मुस्लिम लीग वाले अड़ जाते हैं और गांधी जी वहां से आ जाते हैं, ठीक है। गांधी जी वहां से वापस आ जाते हैं, उनकी बात नहीं मानते कि सभी सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, आप तो सेपरेट। ये लोग ये चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट न सिर्फ मुस्लिम्स को दिया जाए, बाकी सिख को भी दिया जाए और जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनको भी दिया जाए, डिप्रेस्ड क्लास जो है उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो गांधी जी ये बात जानते थे कि यार ये तो हमारा जो समाज है, हमारी जो पूरी हिंदुस्तानी है, जो हम लोग उनको एक एक करके तोड़ देंगे कि मुस्लिम मुस्लिम के बारे में सोच रहा है, सिख सिख के बारे में सोच रहा है, डिप्रेस्ड क्लास अपने बारे में सोच रहा है, तो फिर हम लोग तो टूट जाएंगे आपस में। इसलिए गांधी जी कभी भी सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में नहीं थे, ठीक है ना। तो छोड़ करके आ जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। तो ये बात हुई, आगे चलिए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में और उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस फिर से नहीं जाती है। जब फिर से नहीं जाती है तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं बोले अब हम अपने हिसाब से ही कानून बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस तो बार बार नहीं आ रही है, ठीक है। नहीं आ रही तो क्या करते हैं, राम से मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ये एक कम्युनल अवार्ड करके एक पॉलिसी जारी कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम्युनल अवार्ड। कब जारी करा गया, 1932 में ही जारी करा गया। और इसमें बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ना, टू ऑल माइनॉरिटीज प्लस टू डिप्रेस्ड क्लास,
यानी कि जो आपके दलित हैं उनको भी, जो कि हिंदू समाज का एक हिस्सा हैं, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। सिख हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड। किसने दिया? राम से मैकडोनाल्ड ने दिया। कब दिया? 1932 में दिया। ठीक है, कौन था राम से मैकडोनाल्ड? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। तो ये क्रोनोलॉजी टाइमलाइन आपको याद रखनी है कम्युनल अवार्ड के लिए। ठीक है, अच्छा, कम्युनल अवार्ड से कौन खुश था सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा खुश थे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के लीडर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, वो चाहते थे कि भाई हमारे उत्थान के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, देखो एक तरफ यहां पे हैं डॉक्टर साहब, बाबा साहब बोलते हैं अंबेडकर जी को, ठीक है, ये क्या चाहते हैं कि भैया देयर हैज टू बी सेपरेट इलेक्टोरेट। एक तरफ यहां गांधी जी हैं, ये क्या चाहते हैं? नो सेपरेट इलेक्टोरेट। किसको? दलितों को। ये चाहते हैं कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो, ये चाहते हैं दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो। तो अब क्या हुआ, ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। ये समय येराविदा जेल में है। जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर, वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, क्या कहते हैं, जब ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां से बिना किसी डिसीजन के वापस लौट आते हैं, तो इनको आते ही यहां पे अरेस्ट कर लिया जाता है गांधी जी को, और कौन सी जेल में डाल दिया जाता है? येरावड़ा जेल में, पूना में। और यहीं पर गांधी जी को जब पता चलता है कि भाई कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया गया है राम से मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में, तो ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं कि मैं आमरण अनशन पे बैठूंगा, लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होने दूंगा। अब जब गांधी जी के हंगर स्ट्राइक पे बैठने की बात इनको पता चलती है अम्बेडकर जी को, बोलते हैं यार ये तो गलत हो जाएगा। अगर गांधी जी ने को कुछ हो गया तो आगे लड़ाई कौन लड़ेगा? आगे अपने स्वराज की, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए ये जो संग्राम चल रहा है, इसमें से कौन लड़ेगा? तो अम्बेडकर जी बोलते हैं नहीं भाई साहब, एक काम करो, इनके साथ तो दोस्ती करनी पड़ेगी, इनकी बात माननी पड़ेगी। तो अम्बेडकर जी बोलते हैं ठीक है साहब, मैं सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए सेपरेट इलेक्टोरेट दलितों के लिए। ठीक है, गांधी जी बोलते हैं ठीक है, तो फिर एक काम करता हूँ, एक काम करेंगे, अब से जो भी कांग्रेस के अंदर से दलित खड़े होंगे उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम होगा। क्या होगा? रिजर्वेशन, कि एक सीट आरक्षित रख देंगे कि इस पे ये दलित ही खड़ा होगा कांग्रेस की तरफ से। तो क्या हो जाता है, दोनों में एक पैक्ट हो जाता है, एक समझौता हो जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं होगा, लेकिन रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो ये समझौता हो जाता है। ये समझौता पूना में हुआ था, येरावड़ा जेल में, इसलिए इसको कहते हैं पूना पैक्ट 1932। और गांधी जी अपनी जो है हंगर स्ट्राइक छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आप इसको नोट कर लो। अब क्या होता है, अपन 1932 तक की कहानी पढ़ चुके हैं। 1935 में एक और एक्ट आता है जिसको अपन कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके क्या क्या प्रावधान है वो देख लो। बाइकैमरलिज्म इन द प्रोविंसेस। देखो पहले 2 सदन केंद्र में होता थे, इन्होंने 2 सदन कहां लेकर के आ गए? प्रांतों में भी 2 सदन लेकर के आ गए, अभी प्रोविंस में भी शुरू कर दिया। ठीक है, पहले प्रांतों के अंदर डायरार्की थी, यानी कि एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट था, एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट था। अब उसको खत्म कर दिया और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई। ठीक है, सो एंड ऑफ डायरार्की इन द प्रोविंसेस। अब से डायरार्की नहीं होगी प्रोविंसेस में। ठीक है, लेकिन डायरार्की कहां शुरू कर दी? सेंटर में, केंद्र में डायरार्की शुरू कर दी। देखो अंग्रेजों ने धीरे धीरे पावर दी, बोले पहले सीखो कैसे सत्ता चलाई जाती है। तो पहले आधे सब्जेक्ट दिए प्रांतों में, बोले अब तुम ठीक काम कर रहे हो तो अब आप आपको पूरी ऑटोनॉमी देते हैं। अब केंद्र के अंदर क्या कर दिया इन्होंने, बोले अब केंद्र के कुछ सब्जेक्ट इनको दे दो, सीखेंगे, फिर यहाँ पे भी पूरी ऑटोनॉमी दे देंगे। ठीक है, तो सेंटर के अंदर इन्होंने डायरार्की स्टार्ट करी। ठीक है, क्या कहा कि रेजिड्यूरी पावर वायसराय के पास रहेंगे। भाई ठीक है, कुछ चीजें
तो जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, यानी कि आप जो है जो मंत्री हैं जो चुन करके आए हैं वो आप देख लो, और बाकी जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो ब्रिटिश सरकार ही देखेगी। और फिर भी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट बच गया जो ना इस तरफ है ना इस तरफ है, तो फाइनली वायसराय ही देखेगा उसको, यानी कि अंग्रेज सरकार ही देखेगी उसको। ठीक है, जो आज 3 लिस्ट की अपन बात करते हैं ना कि भाई देयर हैज टू बी अ सेंट्रल लिस्ट जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, देयर हैज टू बी अ स्टेट लिस्ट जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, देयर हैज टू बी अ कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची जिस पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। तो जो 3 लिस्ट का कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया। ठीक है, और क्या कहा, सेपरेट इलेक्टोरेट वाली जो बात है उसको एज इट इज रखा गया, इससे तो छेड़खानी करते ही नहीं थे वो, एक बार शुरू कर दिया तो अब ये बंद हो भी नहीं सकता था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो आज कार्य करते हैं अपने भारत में उनकी परिकल्पना करी गई। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आज की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका जो उसके वैसे ही स्टार्ट करा जिसको कहते थे फेडरल बैंक। यही फेडरल बैंक आगे जाके क्या बन जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, फेडरल कोर्ट जो आगे जाके क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है पहले क्या था, फेडरल कोर्ट, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आगे जाके क्या बन जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये तीनों चीजों की परिकल्पना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में करी गई, और यूं मानो की स्थापना इन्होंने ही करी थी, नाम आगे जाके आजादी के बाद बदल गए। ठीक है, लेकिन एज यूजुअल जब ये एक्ट आया तो भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इसका विद्रोह करा, विरोध करा, और क्या क्या बोल दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने बोल दिया कि दिस इज न्यू चैप्टर ऑफ स्लेवरी। ठीक है, लेकिन ये बोलने के बाद भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो सिस्टम है इसके सिस्टम पर इलेक्शंस लड़ती है और काफी जगह जीत हासिल करती है, प्रांतों में काफी जगह जीत हासिल करती है, और जीत हासिल करके मिनिस्ट्रीज बनाती है, सरकार बनाती है। तो मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन प्रोविंसेस, मेजरली किसने बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, सबसे बड़ी पार्टीज थी तो इन्हीं की जीत अधिकांश जगह हुई थी। एक आध जगह छोड़ दो आप, जैसे कि सिंध है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, बंगाल है, वहां पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, तो वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को उतनी सफलता नहीं मिलती थी, इसलिए वहां सरकारें नहीं बनती थी। बाकी सब जगह सरकार किसकी बन गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बन गई। ठीक है, इसको एक बार आप नोट करो। अब इस दौरान क्या होता है, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, और 1939-1945 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलेगी। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है 1939 में, ब्रिटिशर्स ये अनाउंस कर देते हैं पूरी दुनिया में कि भारतीयों का हमारे को सपोर्ट है, यानी कि भारतीय भी हमारे साथ इस जंग में शामिल हैं और हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सेना में काफी अधिकारी, काफी सिपाही इंडियंस ही हुआ करते थे। जो कांग्रेस पार्टी थी और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी भारत में, उन्होंने बोला भैया हमसे बिना पूछे आपने विश्व में ये कैसे डिक्लेयर कर दिया कि वर्ल्ड वॉर में हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी मिनिस्टर्स थे, जितनी भी जगह सरकारें बनी थी, सब ने रिजाइन दे दिया कि हमको आपकी सरकार में रहना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो 1939 से 1945 वर्ल्ड वॉर चल रही है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइंड ऑन 22 दिसंबर 1939। ठीक है, और मुस्लिम लीग उस दिन सेलिब्रेट करती है डे ऑफ डिलीवरेंस। तो ये ध्यान रखना कि जिस दिन इन्होंने कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया उस दिन मुस्लिम लीग क्या सेलिब्रेट कर रही है, डे ऑफ डिलीवरेंस। ये पूछा जा सकता है ये किसने सेलिब्रेट करा है, तो ये मुस्लिम लीग ने। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्टर्स ने क्यों रिजाइन कर दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का समर्थन ब्रिटिशर्स को बता दिया गया, ब्रिटिशर्स द्वारा, जो कि था नहीं। ठीक है, अब क्या होता है इस दौरान कि जिन्ना जी और मुस्लिम लीग लगातार बोल रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट पाकिस्तान, जो भी है वो परेशान हो गए, बोले यार कब तक मांगेंगे इन लोगों से। तो इन्होंने क्या करा, एक पाकिस्तान रिजोल्यूशन फाइंड आउट करा लाहौर सेशन में। ये लाहौर सेशन किसका है, मुस्लिम लीग का, कांग्रेस का नहीं। पाकिस्तान कौन चाहता था, मुस्लिम लीग चाहते थे। तो मुस्लिम लीग के लाहौर सेशन में पाकिस्तान का रिजोल्यूशन पास करा गया, और ये पास करा गया 24 मार्च 1940 को। ठीक है,
अब एक और चीज कि किसने सजेस्ट करा था मुस्लिम लीग के अंदर कि देयर हैज टू बी अ सेपरेट नेशन। अब यहां से एक 1940 से एक सेपरेट नेशन बनाने की बात थ्योरी चलती रहेगी, जो कि 1947 में फिर पाकिस्तान बनेगा। स्टार्ट कहां से हुआ? 1940 से। इकबाल नाम का आदमी है, इसके दिमाग में ये आइडिया है कि देयर हैज टू बी अ सेपरेट नेशन, और चौधरी रहमत अली जो है मुस्लिम लीग का ये आदमी, वो इसको नाम देता है पाकिस्तान। ठीक है, तो एक बार नोट कर लो इनके नाम, आगे चलते हैं फिर। अब क्या होता है, 1940 तक की बात आ गई। 1940 में एक अगस्त ऑफर नाम का ऑफर दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखो आप, अगस्त ऑफर 1940, ये डेट भी याद रखनी है। इस समय कौन था वायसराय? अब वायसराय चेंज हो चुका है जी, अब है लिनलिथ गो। अब वायसराय कौन है? लिनलिथ गो। ठीक है, ये क्या ऑफर देता है भारतीय जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको, क्या कहता है कि आप एक काम करो ना यार, आप हमको वर्ल्ड वॉर सेकंड में हमारी हेल्प करो ना। कैसे हेल्प करो कि कम से कम अंदर तो उपद्रव मत करो, कम से कम शांत बैठो, दुनिया को तो मत बताओ कि आप हमारे साथ हो, हमारे दुश्मनों को ही पता चल रहा है कि आप हमारे साथ नहीं हो। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में आप हमारी मदद करो। ठीक है साहब, बदले में हम आपको क्या देंगे? डोमिनेंट स्टेटस। वो बहुत पहले डोमिनेंट स्टेटस नेहरू रिपोर्ट में मांगी थी, लेकिन अब तो यार कांग्रेस 1929 में पूर्ण स्वराज की बात कर चुकी है। अब ये पुराना क्या डोमिनेंट स्टेटस की बात बोल रहा है? जब देना था तब तो दिया नहीं, लेकिन ये अब बोलता है कि हमें डोमिनेंट स्टेटस दे देंगे। ठीक है, और क्या बोलता है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, जो वो पहले एक सत्येंद्रनाथ सिन्हा को लिया था, अब हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को लेना शुरू कर देंगे, और बोलो आपके लिए ये भी कर देंगे। अभी ऑफर्स दे रहा है आगे से आगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, पर जो कुछ भी होगा माइनॉरिटीज को कंसल्ट करे बिना नहीं होगा, यानी कि माइनॉरिटीज का कंसल्टेशन जरूरी है। ये क्यों बोला? ताकि मुस्लिम लीग पैसिफाइड रहे, बाकी जो भी हैं वो पैसिफाइड रहे। तो उसने क्या बोला कि माइनॉरिटीज का हम कंसल्ट जरूर करेंगे। इस बात पे ये जब माइनॉरिटीज वाली बात करी तो कांग्रेस ने डिनाई कर दिया, बोले हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसलिए डिनाई कर दिया, बोले हम तो पहले ही पाकिस्तान बनाने की सोच चुके हैं, तो काहे का अगस्त ऑफर दे रहा है हमको। ठीक है, तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस अगस्त ऑफर को डिनाई कर देते हैं, बोले ये सब फालतू की चीजें, ये पहले करना चाहिए था, अब क्या दे रहे हो हमको, अब तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, गांधी जी क्या करते हैं अगस्त ऑफर के बाद में, बोलते हैं कि यार अब अपने को क्या है, अपने को एक और स्ट्रगल करना है, अपने को एक और सत्याग्रह करना है। लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो उस दौरान हमको अंग्रेजों को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, ऐसे परेशान नहीं करना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाए। ये अच्छी बात नहीं है, बेचारे वहाँ भी लड़ रहे हैं और यहाँ भी लड़ रहे हैं। अपन क्या करेंगे, अपन इस चीज़ का विरोध करेंगे कि ब्रिटिशर जो है वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपन इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, यानी कि एक एक आदमी इंडिविजुअली सत्याग्रह करेगा और ये मैसेज देगा कि हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट करा गया अक्टूबर 1940 में। कब तक चला? दिसंबर 1941 तक। 40 से 41 में क्या चला? इंडिविजुअल सत्याग्रह चला। क्यों चला? कि ये एंटी वॉर डिक्लेरेशन है पीसफुली, कि हम वॉर के साथ नहीं है। दूसरा चार्ट क्या है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात रख नहीं सकते, हम अपनी बात रख रहे हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह के माध्यम से रख रहे हैं। पहले सत्याग्रही कौन बने ये पूछा जा सकता है, तो विनोबा भावे। फर्स्ट सत्याग्रही विनोबा भावे थे और सेकंड सत्याग्रही जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा और जो भी अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा। अपने अगले लेक्चर में हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।